दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 2013-14 से 2024-25 में कैलेंडर का साल ही नहीं बदला बल्कि एक दशक बदल गया। और जब एक दशक बदल गया तो हिंदुस्तान की सियासत भी बदल गई। और दशक बदलने के साथ जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी बदली, अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक आई। उसमें अटल आडवाणी की जोड़ी में आडवाणी युग जो भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं, वो जिन्ना विवाद के साए में नेता आडवाणी के रूप में जो शुरू हुआ, क्या वो अमित शाह के लिए भी वो मंजर जल्दी आने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी जो 75 साल के करीब पहुंच रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में शाह युग शुरू होने वाला है? और इस शाह युग की मुनादी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए अमित शाह की अगली राजनीतिक भूमिका को बतौर शीर्ष नेता तय करने में लगे हुए हैं, उसमें आखिर कारण क्या है कि अमित शाह को लेकर अभी भी वो स्थितियां नहीं बनी है जो 2013-14 के दौर में बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से नरेंद्र मोदी को लेकर बनी थी। आज इन सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए माकूल वक्त इसलिए भी बना है क्योंकि अब सवाल ये नहीं है मोदी के बाद कौन, अब सवाल ये है कि शाह को मोदी के उत्तराधिकार के दौड़ में चुनौती मिलनी है या शाह रेस से बाहर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक रवायत रही है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक रिंग मास्टर की तरह फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, उसे अंततः निराशा के साथ ही अपने राजनीतिक करियर का समापन करना पड़ा। तो क्या यही रवायत, लाल कृष्ण आडवाणी वाली परंपरा शाह के साथ भी दोहराई जाएगी, या तमाम मिथक को तोड़ने के आदी हो चुके अमित शाह इस मिथक को भी तोड़ देंगे? आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 75 साल के होने जा रहे नरेंद्र मोदी, 100 साल का होने जा रहा आरएसएस और 45 साल की होने जा रही भारतीय जनता पार्टी, क्या 60 साल से ऊपर के होने जा रहे अमित शाह में अपना भविष्य देख रही है? आखिर अमित शाह की खासियत क्या है, क्या क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है और कहां कहां अमित शाह लैग कर रहे हैं, कहां अमित शाह की भूमिका सीमित होती हुई दिख रही है? जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक अमित शाह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन और उनकी संभावनाओं का आकाश या संभावनाओं का शटर गिरता हुआ भी हम नहीं देख सकते। सबसे पहले आज चर्चा करते हैं कि अमित शाह ने पार्टी को क्या दिया। स्वाभाविक है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के साए तले जिस तरह से अमित शाह के व्यक्तित्व का निर्माण बीजेपी के अंदर हुआ, वो 2013 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचने की मुनादी के साथ साथ अमित शाह के व्यक्तित्व के रूप में बरास्ते यूपी दिल्ली आता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी, लेकिन घोषित तौर पर अमित शाह भले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, दरअसल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन को अप्रत्यक्ष तरीके से अमित शाह अपने माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ देख रहे थे। अमित शाह के बारे में कहा जाए कि क्या क्या खासियत रही और क्या क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और खुद मैंने पहले या दूसरे टर्म के वोटर के तौर पर मैंने खुद देखा है, दूसरी बार का मतदाता मैं था और मैंने खुद देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में कि पोलिंग एजेंट तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बूथों पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस हराव की जो आंधी चल रही थी, उस आंधी में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन स्वाभाविक है कि उसके आगे उस सफलता को बरकरार रखने के लिए जिस संगठन की जरूरत थी, ग्रास रूट लेवल पे, जमीन पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाना था, वो काम अमित शाह ने किया। आज कोई कुछ भी कहे, तमाम तरह की बातें कहे, उन सारी बातों को एक तरफ रखकर अगर दूसरी तरफ हम देखने चले तो यह जाहिर होता है कि अमित शाह ने न सिर्फ संगठन पर ध्यान दिया, नीचे से ऊपर तक पार्टी का स्ट्रक्चर को रिमॉडलिंग करने का काम किया, एक प्रोफेशनल तरीके से खड़ा किया स्ट्रक्चर को, बल्कि उसके साथ साथ नेता भी बनाए। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों ने नेता बनाए? मुझे लगता है कि नानाजी देशमुख के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में नेता बनाने की राजनीतिक फैक्ट्री किसी ने चलाई तो अमित शाह ने चलाई।
नानाजी देशमुख और कुछ हद तक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में नेता बनाए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी में लीडरशिप मेकिंग प्रोसेस हुआ नहीं। और जब लीडरशिप मेकिंग प्रोसेस बीजेपी के अंदर नहीं चला, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह से एक अनप्रोफेशनल तरीके से बीजेपी घूमती जा रही थी और नीचे जा रही थी। और 2014 में एक विशेष परिस्थितियों में जब सत्ता मिल गई, उसके बाद बतौर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या नहीं किया, किस राज्य में नेता नहीं बनाए। हर राज्य में, हर मंडल में, हर डिवीजन में अमित शाह ने अपनी तरफ से मजबूत नेताओं की पौध खड़ी करने की कोशिश की और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर व्यक्तित्व के तौर पर अगर 10 लोग मिलेंगे तो 10 में 8 लोग अमित शाह के लोग मिलेंगे। यह मामूली उपलब्धि नहीं है और इस तरह की उपलब्धियों के लिए इस देश में बहुत कम राजनेताओं को जाना जाता है। अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रीम में भी देखें तो बहुत कम लोगों को जाना जाता है जिनके इस देश के हर कस्बे में अपने लोग मिले, हर इलाके में अपने लोग मिले। तो अमित शाह ने संगठन को खड़ा किया, नेता बनाए। तीसरी बड़ी उपलब्धि अमित शाह की है कि वो पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल तक यानी पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खोला। वरना कौन सोच सकता था कि असम और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी। कौन सोच सकता था कि पश्चिम बंगाल का लाल दुर्ग ढहने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होगी और पार्टी का प्रदर्शन गिरते पड़ते भी 1 दर्जन सांसद जिताकर दिल्ली पहुंचाने का होगा। उस क्रेडिट को अमित शाह से कोई छीन नहीं सकता। तमाम तरह के काम भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह ने किए और उसका नतीजा यह है कि 1 दशक से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह की परिस्थितियों को मद्देनजर रख के यह कहा जा सकता है कि अमित शाह की एक कुशल संगठनकर्ता, पार्टी की सप्लाई लाइन और प्रबंधन तंत्र को दुरुस्त करने वाले नेता, इन सब की जो छवि है उससे बीजेपी को फायदा हुआ। एक खासियत और है अमित शाह की, वो खासियत यह है कि मोदी और योगी की तरह हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता की छवि अमित शाह ने नहीं बनाई। अमित शाह कड़े व्यक्ति माने जाते हैं, कट्टर व्यक्ति नहीं माने जाते। मोटे तौर पर इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि अमित शाह को आमतौर पर जो परसेप्शन है वो कट्टर है या नहीं है वो गुजरात के लोग बताएंगे, भाजपा के लोग बताएंगे। लेकिन दिल्ली आने के बाद 2014 के बाद मैंने जिन अमित शाह को देखा है, अमित शाह को एक बेहद हार्ड टफ टास्क मास्टर के तौर पर जरूर देखा, लेकिन एक कट्टर व्यक्ति के तौर पर अमित शाह को नहीं देखा। और ये वो खासियत है जो अमित शाह को, यदि इसमें उदारता का पुट और ज्यादा अमित शाह बढ़ा करके ले आए तो स्वाभाविक है कि वो आगे और जा सकते हैं। और क्यों बढ़ाकर उदारता का पुट ऊपर लाना जरूरी है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन आज की तारीख में कुशल संगठनकर्ता, नेता गढ़ने वाले व्यक्ति, पार्टी के लिए प्रबंधन का काम देखने वाले व्यक्ति और एक टफ टास्क मास्टर जो एक कट्टर छवि के बिना खड़ा किया गया चेहरा है, वो अमित शाह के व्यक्तित्व की एक खासियत है। और इस तरह का व्यक्तित्व आमतौर पर राजनीति में बहुत माकूल और फिट माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन व्यक्तित्वों के बावजूद, एक व्यक्ति में कई सारे चेहरे छुपे होने के बावजूद, आखिर अमित शाह की लिमिटेशंस कहां पर है? अमित शाह कैसे भारतीय राजनीति में उस मुकाम तक नहीं पहुंचने की उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है जिस मुकाम तक अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी पहुंच गए। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा कर हम समय जाया नहीं करेंगे क्योंकि वो पुराने समय की बात हो गई। आज चर्चा हम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की भी करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अमित शाह कैसे नरेंद्र मोदी बनने में उनके सामने समस्याएं हैं वो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के सामने थी आदर्श परिस्थितियों के रूप में, वो अमित शाह के सामने नहीं है। नरेंद्र मोदी 2013 में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में चुनौती विहीन थे। आज अमित शाह चुनौती विहीन नहीं है, उनके सामने चुनौतियां हैं। उनके सामने उन्हीं की द्वारा खड़ी की गई लीडरशिप में से भी चुनौतियां हैं। आप 2013 के नरेंद्र मोदी को देखें तो सबसे पहला सवाल मन में यही कौंधता है
कि आखिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए आसानी से बीजेपी में स्वीकार कर लिए गए। थोड़ा बहुत विरोध बुजुर्ग नेताओं की तरफ से हुआ, लेकिन वो दरकिनार हो गया और स्वीकार कर लिए गए। तो कारण क्या था? कोई मशक्कत नहीं, कोई वैसी स्थिति नहीं जैसे कि पार्टियों में आमतौर पर जनरेशनल शिफ्ट में होती है। वो कुछ नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी स्वीकार कर लिए गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ दो था। पहला, नरेंद्र मोदी का पिछड़े वर्ग से होना, और पिछड़े वर्ग से होने पर मंडल और कमंडल का पॉलिटिकल कॉकटेल बनाकर हिंदी भाषी भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक सेलेबल ब्रांड के तौर पर वोटर के बीच में बेचना आसान था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत करीने से कामयाब रही। एक, कांग्रेस के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी, कहें तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, खासकर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से। और दूसरा, हिंदुत्व का कार्ड पिछड़े वर्ग के नेता के नेतृत्व में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी क्षेत्रीय स्तर पर कल्याण सिंह, नीतीश कुमार और उमा भारती के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के तहत चला गया था, कामयाबी के साथ चला गया था। वही कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया। और उससे भी बड़ा कारण, जो दूसरा कारण है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आने में जहां से चुनौती मिल सकती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी खस्ताहाल स्थिति में थी, या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं थी। नरेंद्र मोदी दरअसल एक मझोले आकार के राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, गुजरात, जहां केवल 26 लोकसभा सीटें हैं, और भारत में 5 राज्य ऐसे माने जाते हैं जहां कम से कम 40 या 40 के आसपास या उससे ऊपर सीटें हैं जिन्हें बड़े राज्यों के तौर पर कंसीडर किया जाता है। वो 5 राज्य कौन से हैं? यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो खैर, बंगाल तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, उन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी, और महाराष्ट्र में 15 सालों से विपक्ष में रहने की अभिशप्त थी, कहें तो चौथे नंबर की पार्टी थी, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर की पार्टी तो सत्ता में थी। तीसरे नंबर की पार्टी बाला साहब की पार्टी थी, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना थी, और बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। और इसको ज्यादा साफगोई के साथ कहा जाए तो न तो गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री के पद पर थे, न तो सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री के पद पर थे, और न ही राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री के पद पर थे। यानी बड़े राज्यों में कहीं भी भाजपा की सत्ता नहीं थी, वहां से, अन्यथा वहां से स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन आ सकता था कि भाई 26 राज्यों वाले, 26 सीटों वाले राज्य का मुख्यमंत्री पीएम कैंडिडेट हो सकता है, तो भला 40, 48 और 80 सीटों वाले राज्य का क्यों नहीं हो सकता? याद रखिए, इन तीनों राज्यों में कहीं भी भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना संभव नहीं होता। तो कहने का मतलब यह कि नरेंद्र मोदी के लिए आदर्श परिस्थितियां थी, अमित शाह के लिए वो आदर्श परिस्थिति नहीं है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार नहीं बना पाई हो, आज भी नीतीश कुमार की पिछलग्गू हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में एक बेहद महत्वाकांक्षी और मजबूत नेतृत्व अमित शाह के प्रबंधकीय कौशल के सहारे ही खड़ा किया गया है। चाहे 2014 में देवेंद्र फडणवीस को लाया जाना हो, या 2017 में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के, नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो। देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बड़ी खासियत है, बड़ी ताकत है। ताकत यह है कि वो महाराष्ट्र से आते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, और दूसरी बात कि संघ को सबसे ज्यादा प्रिय, जिस पर ब्राह्मणवाद का आरोप लगता है, वो एक ब्राह्मण भी है। तो एक ब्राह्मण चेहरा भी है, अच्छा खासा कॉर्पोरेट समर्थन भी है। तो ये सब कारण है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ की चुनौती है, हिंदुत्व की लाइन, एक बेहद ताकतवर समुदाय, राजपूत जाति से होना, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उसमें फिट होना। हालांकि उनके साथ कॉर्पोरेट समर्थन उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों बड़े चेहरे के तौर पर उभर के आए हैं। तो अमित शाह की संभावना नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर यहां सीमित होती हुई लगती है। लेकिन एक तीसरा कारण भी है, और तीसरा कारण यह है कि जो हिंदी भाषी भारत, जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, 245 सीटें जिस हिंदी भाषी भारत में है, वहां पर 14 और 19 की बात करें तो बीजेपी ने 150 या उससे ज्यादा सीटें जीती थी।
और यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इलेक्टोरल चंक संसद पहुंचा था यहां से जीतकर। वहां जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की मंडल पॉलिटिक्स, जिसकी बुनियाद वीपी सिंह ने इस रूप में डाली कि 25 सालों तक इस देश में कोई एक पार्टी सरकार में नहीं आ सकी, उस बुनियाद को नरेंद्र मोदी के पिछड़ा कार्ड के साथ जो हिलाने की कोशिशें हुई, हिलाया भी गया, वो अमित शाह वहां जाकर अपनी अपील को सीमित होता हुआ देखते हैं। और आसान नहीं है उस अपील को तोड़ना। हिंदी भाषी भारत की सियासत को मोटे तौर पर देखें तो ये कैसे होती है, कैसे चेहरे को पॉलिटिकली ग्लैमराइज किया जाता है। दो कारण होते हैं, या तो आप कोई भी नेता हो, जनरल कैटेगरी से है तो उसका राजपूत या ब्राह्मण होना जरूरी है ताकि उसके पीछे एक मजबूत जातीय समीकरण जनरल कैटेगरी से खड़ा हो जाए। यह मंडल के बाद की हकीकत है और बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ता है कि या तो राजपूत या ब्राह्मण कम्युनिटी से हो जिसका एक मास बेस्ड और पैन हिंदी भाषी भारत उसकी एक ठीक ठाक प्रेजेंस है, या फिर वो ओबीसी से हो। अमित शाह की अपील यहां सीमित इसलिए हो जाती है क्योंकि अमित शाह जनरल कैटेगरी से तो आते हैं, लेकिन अमित शाह सामान्य वर्ग से, सवर्ण वर्ग से आने के बावजूद एक बेहद मामूली जनसंख्या वाले जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी पिछड़ा वर्ग तो उन्हें कोई सेक्शन नहीं है जो अपना नेता मानेगा। अगड़े वर्ग में जो प्रभुत्वशाली जमात है, ब्राह्मण या ठाकुर, वो उन्हें नेता मानने से रहे। तो जब तक सोसाइटी का एक तबका आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, तब तक भारत की राजनीति में आप उस पायदान तक नहीं पहुंच सकते जिस पायदान तक पहुंचने की तमन्ना राजनीति में जाने वाला हर व्यक्ति करता है। यानी प्रधानमंत्री पद या पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार का ओहदा, उस ओहदे तक जाने में जो दिक्कतें हैं वो पोस्ट मंडल एरा की राजनीति में बहुत बड़ी है। तो ये सब अमित शाह के व्यक्तित्व की खासियत और कमजोरियां हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं, उन चर्चाओं के बीच अमित शाह की बतौर मंत्री, बतौर गृह मंत्री या कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो भूमिका है, क्या उसने भी उनके व्यक्तित्व की स्वीकार्यता को रोक रखा है? एक कारण और है जिसमें अमित शाह के व्यक्तित्व को अपनी राजनीतिक मजबूरियों को समझते हुए उत्तर भारत के, हिंदी भाषी भारत के जहां बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, उसकी चुनावी वास्तविकताओं को समझते हुए अमित शाह को जिस मामले में अपने व्यक्तित्व का निर्माण अलग तरीके से करना चाहिए था, वो शायद उसमें पिछड़ गए हैं या मिसकैलकुलेट कर बैठे हैं। और वो कारण है अमित शाह का एक कड़क नेता के तौर पर उनकी छवि का उभरना। जब कोई राजनेता जातीय या सामाजिक समीकरण में मिसफिट होता है, मंडल पॉलिटिक्स में भी मिसफिट होता है, उस राजनेता के लिए सबसे पहले जरूरत होती है अक्रॉस द पार्टी अपनी भूमिका को ज्यादा विस्तारित रूप में रखना। लेकिन अमित शाह का मिसकैलकुलेशन जो कम से कम मुझे प्रतीत होता है वो ये है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर नोट पर फ्रेंड बनाने की बजाय सहयोगी दलों के बीच में या दूसरी रीजनल पार्टियों के बीच में शंका के बादल को गहराने के लिए अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल होने दिया है। तो अपने व्यक्तित्व का जो उन्होंने इस्तेमाल होने दिया है, उसका नुकसान उन्हें कहां पर है, जरा वो देखिए। अमित शाह अगर कल को भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट हो जाएं तो क्या होगा? ना तो उनके साथ उद्धव ठाकरे आएंगे, नीतीश कुमार पहले ही बिदक जाएंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो हालात बने और अध्यादेश वाला जो पूरा खेल हुआ, उससे भी अमित शाह की छवि को स्वीकार बनाने में एक बाधा उत्पन्न हुई। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें अमित शाह के व्यक्तित्व के खासियत और खामियों दोनों को देखें तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की दौड़ में वो कितने दिनों तक और किस वक्त तक देवेंद्र फडणवीस या फिर योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में टिकेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, अगले अध्यक्ष के साथ उनका इक्वेशन कैसा होगा। बिना प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के हाथ से सीधे सत्ता हस्तांतरित हुए बिना सीधे जनता के बीच से जाकर 2014 में मोदी की तरह चुन के आना या 89 में वीपी सिंह की तरह चुन के आना, वो परिस्थितियां यदि बनेंगी तो तब क्या होगा? इन सारी परिस्थितियों में एक अमित शाह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन यदि ढंग से किया जाए तो साफ साफ दिखाई देता है
कि उनके रास्ते में बाधाएं बहुत ज्यादा है और इन बाधाओं को पार करने के लिए कई बार पार्टी की मजबूरियों के कारण समझौता न करते हुए अमित शाह ने अपने व्यक्तित्व को उस रूप में, जिस रूप में वो देखना चाहते हैं, उस रूप में राष्ट्रीय राजनीति की दूसरी गंभीर वास्तविकताओं को दरकिनार करते हुए जो छवि बनाई, शायद उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाकी देखिए, सियासत में अब किसकी किस्मत किसको कहां ले जाती है। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि अमित शाह ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने बूते किया है। नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, उन्हें उंगली पकड़ाई गुजरात में, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की तारीख में द मेकिंग ऑफ अमित शाह पर नजर डालें तो चाहे तमाम बातें हों, बतौर गृह मंत्री उनके प्रदर्शन पर, उनके ज्यादातर कामों से व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी असहमति है। राजनीति में उनकी भूमिका संसद के अंदर या संसद के बाहर है। कई सारे मुद्दों पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी लगता है कि ये पार एक्सेलेंस नहीं है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है कि संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितना तथ्यात्मक रूप से अमित शाह चीजों को रखते हैं, जितना तथ्यात्मक रूप से रखते हैं, शायद ही कोई मंत्री, उन तथ्यों से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन शायद ही कोई मंत्री है जो उस तरह से तथ्यात्मक रूप से पॉइंट वाइज एक एक चीजों को रखने का काम करता है। अब आगे आगे देखिए होता क्या है, लेकिन सियासत की यही खासियत और कमजोरी दोनों है कि सियासत में संपूर्ण व्यक्तित्व किसी का होता नहीं है, और संपूर्ण व्यक्तित्व किसी का होता नहीं है तो सियासत के राह के कील कांटे को व्यक्ति कई बार खुद निकालता है, तो कई बार परिस्थितियां निकाल भी देती है, या कई बार और ज्यादा बड़े कील कांटे खड़े भी कर देती है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।